दूसरा हिस्सा है अर्थशास्त्र का है, ठीक है, उसका चर्चा हो रहा था। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए यहाँ, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए सर्वप्रथम जो एडम स्मिथ हैं और उनके जो अनुसमर्थक हैं ने अर्थशास्त्र को धन के संदर्भ में परिभाषित किया है। मतलब कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, ठीक। अर्थशास्त्र को उन्होंने धन से रिलेट किया है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो धनाभाव में संभव नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। इसमें बताया गया है इन अर्थशास्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किया कि सभी आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं नियमन में धन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। किसमें? जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनके नियंत्रण और उनके नियमन में धन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज बताया। एडम स्मिथ जो है, जो अर्थशास्त्री रहे हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या बताया है? राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज बताया है। मतलब जो भी धन आपके राज्य क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है, उसका जो फंक्शन है, ठीक, तथा उसके जो कारण है। भाई कोई राष्ट्र किस तरह से जाना जाता है, विकसित है, अर्धविकसित है या विकासशील है, तो किस माध्यम से आप जानते हैं? ये वहाँ की आर्थिक स्थिति के विषय में जानते हैं, ठीक। तो उन्होंने यही चीज बताई कि इसकी कारणों की खोज भी बताया है। जेबी सेवाकर सीनियर आदि अन्य अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ के विचार का समर्थन किया है। कार्लाइल, रस्किन, मॉरिस धन केंद्रित इन परिभाषाओं के प्रमुख आलोचक थे। तो एडम स्मिथ और उनके अनुसमर्थकों के जो आलोचक थे उनमें शामिल थे कार्लाइल, रस्किन, मॉरिस, ठीक है, ये लोग शामिल थे। अगला जो आगे जो दिया गया है कि अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रीय परिभाषा एल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रतिपादित की गई तथा एसी पीगू कैनन जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा उसको समर्थन प्रदान किया गया, ठीक है। एल्फ्रेड जो मार्शल हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याण केंद्रित परिभाषा बताई। क्या बताया? मार्शल ने मानव कल्याण के महत्व पर बल दिया है, ठीक। उनके विचार में धन स्वयं में साध्य नहीं है, धन साध्य को पूरा करने के लिए एक साधन है। अंतिम साध्य कौन है? मानव कल्याण, ठीक है। उन्होंने कहा है कि धन स्वयं में साध्य नहीं, बल्कि धन साध्य को पूरा करने के लिए एक साधन है। जो आप चाहते हैं उसको खरीदने का एक जो है माध्यम है धन, वो स्वयं माध्यम नहीं। ध्यान रखिए, आप भोजन या भूख लगी है तो कुछ खाद्य पदार्थ की जरूरत है आपको, तो आप पैसा तो नहीं खाएंगे, तो पैसा क्या कर रहा है? माध्यम। किसके लिए? खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के, पाने के लिए। ये माध्यम है, यानी कि साधन है। अंतिम साध्य है मानव का कल्याण, और जिसके द्वारा जो है आपका कल्याण हो सकता है। क्यों? अगर हम बार्टर को ले लें, वस्तु विनिमय, तो समस्या उत्पन्न हो। तो हमारा प्रतीकात्मक मुद्रा जो है वो इसीलिए जो है लाई गई, ताकि हम उस प्रतीकात्मक मुद्रा के द्वारा विभिन्न जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको हम खरीद सके। समझ रहे ना? इसीलिए जो है जो बार्टर है, वस्तु विनिमय जो है वो समाप्त हुई और एक प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में पेपर जो मनी है वो आपके सामने, पहले कॉइन्स थी, अब धीरे धीरे करके पेपर मनी आ गए। अब आने वाले टाइम पर वर्चुअल चीजें भी आ रही हैं, देख रहे हैं, लेन देन होने लगे हैं,
ठीक है, तो ये समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो अंतिम साध्य है मानव कल्याण। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका मानव कल्याण हो रहा है। मार्शल ने धन को मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि का एक साधन माना है। जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी जो संतुष्टि है वो कैसे होगी? वो धन द्वारा, जिससे हम चीजों को का एक्सचेंज यानी विनिमय कर सकें। मार्शल द्वारा प्रस्तुत अर्थशास्त्र की परिभाषा की लियोनेल रॉबिन्स ने आलोचना की। इन्होंने आलोचना की है। ठीक, ये इनके आलोचक रहे हैं मार्शल। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लियोनेल रॉबिन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? एन इंक्वायरी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की है। कहा है इन्होंने, रॉबिन्स ने यह विचार व्यक्त किया कि आर्थिक समस्या सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होती है। इनका कहना है कि जो समस्या उत्पन्न होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित है, असीमित नहीं, जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। ठीक, आगे बताया गया है आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए रॉबिन्स ने चयन प्रक्रिया अर्थात निर्णय प्रक्रिया पर बल दिया है। चयन प्रक्रिया, हमें क्या चुनना है? निर्णय प्रक्रिया अभी इसकी जरूरत नहीं है, फ्यूचर पर, भविष्य पर हम टाल देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास पैसा या धन हो जाएगा तब इस चीज को हम खरीद लेंगे, उसको टाल देने की जो निर्णय है ये। ठीक, और चयन प्रक्रिया कि इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, ये चयन प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, तो ये चीज पर बल दिया है। आगे बताया है कि उनकी दृष्टि में सीमित साधनों के अनेक वैकल्पिक प्रयोगों के बीच चुनाव किया जाना आवश्यक है। साधन सीमित हो तो उनके जगह और विकल्प जो है वो ढूंढ लेने चाहिए। ठीक है, उनके बीच का चुनाव करना आवश्यक है, जिससे जो आर्थिक जो समस्या है वो उत्पन्न नहीं होगी। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अधिक विस्तृत आधार दिया। उन्होंने क्या कहा? वर्तमान में अर्थशास्त्र यह सुझाव देने के लिए उपयोगी है कि बेहतर जीवन के लिए अधिकतम इच्छाओं की संतुष्टि हेतु साधनों को किस प्रकार बढ़ाया जाए। आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बताया कि वर्तमान में अर्थशास्त्र जो सुझाव दिया है वो कह दिया है कि बेहतर जीवन स्तर के लिए, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं इंसान की। ठीक है, उसकी वजह से उसकी जो महत्वाकांक्षा है और महत्वाकांक्षी वस्तु को पाने के लिए वो लालायित है, और वो साधन जो है, वो वस्तुएं जो है वो सीमित अवस्था में है, लेकिन उनकी मांग अधिक है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि बेहतर जीवन स्तर के लिए अधिकतम इच्छाओं की जो संतुष्टि है हेतु साधनों को किस प्रकार बढ़ाया जाए। इसी विचार पर पॉल ए सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा कहा जाता है।